गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग है ना ये रिएक्ट जेएस एएसपी डॉट नेट प्लस रिएक्ट जेएस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सपीएस डॉट नेट और प्लस रिएक्ट को हम लोग कैसे यूज करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें को क्या ज़रूरत रहता है। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, रिक्विसाइट चीज़ जो है ना, हमें क्या ज़रूरत है पहले वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, हमें ये प्री रिक्विसाइट नॉलेज जो होना चाहिए रिएक्ट के बारे में, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिएक्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड के लिए क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिक होना चाहिए, आना चाहिए रिएक्ट के साथ में एपीआई इंटीग्रेशन आना चाहिए, एपीआई इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद बैकएंड में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, बैकएंड के लिए हम लोग एएसपी डॉट नेट कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या एमबीसी का नॉलेज होना चाहिए, एमबीसी पे कैसे काम करते हैं, कैसे डेटा हम लोग उसमें कैसे डेटाबेस से कैसे डेटा फेच करते हैं, मॉडल बैंडिंग कैसे ये चीज़ आना चाहिए, कंट्रोलर से फिर कैसे हम लोग एपीआई के थ्रू में डेटा हम लोग क्या करते हैं क्लाइंट के पास में भेजते हैं, वो सब चीज़ पहले से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेशन देखेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज देखेंगे। इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करते हुए फिर हम लोग कैसे अपना क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस को मॉडल के रूप में कैसे हम लोग उसको बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस का क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसमें। एसक्यूएल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डेटाबेस के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर आपके सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, डेटा एसक्यूएल सर्वर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कोर्स क्या होता है, कोर्स होता है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, ये क्या करता है, बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में कम्युनिकेट करता है। कौन करवाता है, कोर्स करवाता है। ठीक है, उसके बाद जेसन सीरियलाइजेशन एंड डिसरियलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाए सॉफ्टवेयर वर्जन पे आ जाए, तो देखिए फ्रंट एंड के लिए क्या है ना, रिएक्ट जेएस क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉल करते हैं, और ये रिएक्ट 18 और उसके ऊपर वाले के लिए है। ठीक है, रिएक्ट जेएस पे, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, रिएक्ट के इंस्टॉल होने से पहले क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम पे नोड जेएस जो है इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, रिएक्ट का वर्जन देखिए क्या है, यहाँ पे 18 है, और ये हमारा नोड का वर्जन, जो नोड जेएस का वर्जन क्या है, 18 है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होना चाहिए, नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, बैकएंड के रूप में हम लोग के पास में काम करेंगे जो ना। ठीक है, ये हम जो हमारे पास जो ये एसपी डॉट नेट कोड का जो फ्रेमवर्क जो है, ये हमारे पास कौन सा वर्जन होना चाहिए। ठीक है, 6 या 6 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 6 या 6 से ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, विजुअल स्टूडियो 22 होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, डेटाबेस में क्या आपके सिस्टम पे क्या होना है, एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है ना, हमें क्या पोस्टमैन जो एपीआई को टेस्टिंग करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, पोस्टमैन का यूज करते हैं। तो पोस्टमैन जो है क्या होना चाहिए आपके पास में, ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इससे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हुआ, हम लोग आते हैं और हम लोग यहाँ से विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो 22 हम मेरे पास 22 है। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो को अपना ओपन किए। ओपन करने के बाद क्या करना है, हम लोग को जाना है कंटिन्यू विथ कोड। ठीक है, कंटिन्यू विदाउट कोड पे गए, नहीं नहीं सॉरी, ये विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑप्शन। ठीक है, ये क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, रिएक्ट जेएस लिखना है। ठीक है, रिएक्ट लिखना है। तो देखिए जैसे रिएक्ट लिखेंगे ना, तो आपके पास में ये 4 ऑप्शन आ जाएगा, रिएक्ट है ना, ये 4 को दिख रहा है। इसमें क्या है ना, ये सिर्फ रिएक्ट है। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट और वेब के लिए काम यूजुअल में आता है। रिएक्ट ऐप जो है, इसमें टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है, करके हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आया थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, रिएक्ट एंड एएसपी डॉट नेट कोर है। ठीक है, और एक उसके नीचे में आता है रिएक्ट और एएसपी डॉट नेट कोर आता है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है ना, रिएक्ट प्लस क्या है, इसमें एसपी डॉट नेट कोर है, और ये क्या कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट का यूज हो रहा है, मगर नीचे वाले में क्या है, टाइप स्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट वाले को हम लोग यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्ट प्लस एसपी को करेंगे और हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन का नाम देना, अपने प्रोजेक्ट का क्या बोल रहा है, नाम देने के लिए। अभी हम लोग रिएक्ट ऐप 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, रिएक्ट और ऐप 2 ही रहने देते हैं।
हाँ, ठीक है, तो ये देखिए क्या सॉल्यूशन नेम बोल रहा है, मतलब अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, अपना जो नाम रखना है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन नेम देते हैं, रिएक्ट ऐप टू ही रहने देते हैं। ठीक है, लोकेशन लोकेशन जो है, आप जहाँ रखना चाहेंगे उसके अनुसार में लोकेशन आप अपने अनुसार में सेट कर लीजिएगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, और एक डेस्कटॉप पे जाकर एक नया फ़ोल्डर बना के उसमें हम रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर में एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है, ASP डॉट कोड प्लस रिएक्ट JS। इसके अंदर में मैं अपना क्या कर रहा हूँ, इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने अपना लोकेशन सेट कर दिया है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फ्रेमवर्क जो है इसका पूछ रहा, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, और ये 7 जो है आउट ऑफ सपोर्ट हो गया है, और 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, .NET 8.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है इस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर फॉर HTTP पे टिक रहने देंगे। ठीक है, बाकी जो है ओपन AI सपोर्ट्स और ये जो है यूज कंट्रोलर जो टिक लगा हुआ है वो हम लोग रहने देंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि आपका प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, देखिए अब आते हैं यहाँ पे, देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा दो चीज़ मिल रहा है इधर से, आपका क्या है, रिएक्ट ऐप वन, और ये है रिएक्ट ऐप वन सर्वर। ये है आपका सर्वर साइड का, और ये है आपका रिएक्ट ऐप क्लाइंट साइड का। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज़ देखते हैं, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के साथ में ही आपको कुछ अलग से क्या है, रिएक्ट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रिएक्ट का फोल्डर आपका क्लाइंट साइड में पहले से मिलेगा, और ये सर्वर साइड आपका ये अलग से मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बार बार जो है फोल्डर में जाकर जो है रिएक्ट को इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं है। इनबिल्ट आपके पास जैसे सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे आपको IDE में जाकर अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल के क्रिएट करते हैं, वो क्या करता है, क्लाइंट साइड में रिएक्ट में आपको देता है, और ये सर्वर साइड में आपको क्या करता है, दोनों क्रिएट करके देता है। ठीक है, इधर जो है क्लाइंट साइड का कोड रहेगा, और इधर जो है आपका सर्वर साइड का क्या रहेगा, कोड रहेगा। ठीक है, तो क्लाइंट साइड में क्या मिल रहा है आपको, इसके अंदर में देखिए डिपेंडेंसी है, .vs कोड है, पब्लिक है, SRC है। ठीक है, जो हम लोग को जो रिएक्ट के अंदर में जो सोर्स SRC मिलता था वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, और जो हम लोग को MVC में जो मिलता था सर्वर साइड के अंदर में, देखिए कनेक्टेड सर्विसेज डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी कंट्रोलर ऐप सेटिंग .json चेंज लॉग .md प्रोग्राम CS रिएक्ट ऐप डाउन सर्वर HTTP, और ये क्या मिल रहा है, ये हमारा सर्वर साइड में कुछ आपका मिल रहा है। ठीक है, तो पहला बार ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है बिल्ड होने में। बिल्ड होने के बाद में क्या होगा कि आपका ये क्या होगा, ये आपको एक अपना प्रोजेक्ट दिखाएगा। ठीक है, जैसे बिल्ड होता है, और जैसे बिल्ड होके आएगा तो रिएक्ट में एक एप्लीकेशन खुलेगा, और उसमें क्या होगा, वेदर फॉरकास्ट के बारे में आपको ये दिखाएगा। ठीक है, और ये वेदर फॉरकास्ट क्या कर रहा है, ये वेदर फॉरकास्ट का आप जैसे ही आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ये बनाया आपको एक सैंपल के फॉर्मेट में क्या होता है, मिलता है। ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ कंट्रोलर के अंदर में अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो ये देखिए वेदर कंट्रोलर मिला हुआ है, वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर .cs पहले से मिला हुआ है। ठीक है, और ये क्या करता है कि आपका API के थ्रू में आपका क्या करता है, ये पहले से जो प्री डिफाइन है वेदर वाला फॉरकास्ट, और इस साइड में जो है हमारा रिएक्ट डॉट साइड में अगर हम लोग आते हैं तो इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में क्या है कि सोर्स के अंदर में क्या है ना, app.js के अंदर में क्या है, ये आपका पहले से यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए जैसे npm रन किया आपका यहाँ पे, रन करने के साथ में, और ये क्या होगा आपका जो CMD भी रन होता है, और ये रन होने के बाद आपका क्या ब्राउजर में क्या होगा, ये ओपन कर देगा। इसको क्लोज नहीं करना है, इसको जैसे क्लोज करेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये जो रन हो रहा है ना वो क्लोज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करना है, मिनिमाइज करना रहता है। ठीक है, मिनिमाइज कीजिए, और ये देखिए ये आपका जो है कौन सा पोर्ट, ये कौन सा है, ये लोकल होस्ट है, और ये कौन सा पोर्ट पे 5173 पे आपका रन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये देखिए बूम, आपका क्या है, ये रिएक्ट जेएस में आपका दिख रहा है।
ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, काफ़ी सिंपल है और अच्छा तरीके से बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, वेदर फोरकास्ट को आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। ये वेदर फोरकास्ट और ये सब कहाँ से दिख रहा है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा क्लाइंट साइड में जो हो गया, जो रिएक्ट की मदद से क्या हो रहा है, तो रिएक्ट के साथ में क्या है, वीट है। ठीक है, इसको वीट भी बोलते हैं, वाइट भी बोलते हैं। वीट के साथ में, रिएक्ट के साथ में क्या किया जा रहा है, आपको इंस्टॉल, ये आपके साथ में यूज करके आपको क्लाइंट साइड का यूआई आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारा, हाँ, साथ में देखिए जो है ना स्वैगर है। ये स्वैगर क्या करता है, जैसे पोस्टमैन आपके पास होता है ना, वैसे ये क्या होता है, एक स्वैगर जो है आपको क्या करता है, ये एपीआई से जो डेटा को गेट पोस्ट होता है, गेट पोस्ट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है, वो सारा एपीआई को जो है ना यहाँ पे टेस्टिंग के पर्पज के लिए आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेदर फॉरकास्ट का जो एपीआई बना हुआ है, यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये स्टेटस कोड में क्या है, 200 है, मतलब सही है, मतलब आपका सब कुछ सही सही फेच कर रहा है। तो आपको टेस्ट करना रहता है, तो क्या करते हैं, ट्राई इट आउट पे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्सिक्यूट करेंगे। जैसे एक्सिक्यूट करेंगे तो देखिए ये क्या होता है, कर्ल, ये आपका जो हो गया, ये एपीआई का एड्रेस हो गया। ठीक है, किस मेथड का यूज कर रहा है, गेट मेथड का यूज करके क्या हो रहा है, सारा डेटा जो है आपको फेच करके ये दिखा रहा है। ये जो एपीआई से जो डेटा आ रहा है ना, ये एपीआई से जो डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये एपीआई का डेटा जो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, देखिए एपीआई से मिलने वाला डेटा क्या है, टेम्परेचर में देखिए, समरी में देखिए, डेट देखिए 17/62 ठीक है, ये सारा डेटा क्या हो रहा है, आपका फेच होके आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कि हम लोग आज क्या देखें कि हम लोग अपना क्या करते हैं, कैसे हम लोग अपना क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग अपना ये दोनों एक यूआई और क्या है, सर्वर साइड का हम लोग क्या किए हैं, डेटा को देखे हैं। ठीक है, मतलब अपना प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर हमारे पास में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए अब आते हैं हम लोग क्लाइंट साइड में, और ये है हमारा रिएक्ट ऐप सर्वर साइड में। हम लोग क्या करेंगे ना, एक प्रोजेक्ट बनाते हुए चलेंगे, और जैसे जैसे जिसका जिसका ज़रूरत होगा ना, वो सारा चीज़ आपको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को एमबीसी में काम किया होगा ना, तो आपको पता है ना, वो एमबीसी जो है उसमें क्या होता है, एमबीसी में मॉडल होता है, कंट्रोलर होता है और व्यू होता है। ठीक है, मगर क्या है, कंट्रोलर तो यहाँ मिल जाएगा आपको, मॉडल भी मिलेगा, मगर व्यू की जगह पे क्या हो रहा है, व्यू क्या काम करता था, वो हमारा HTML पेज को दिखाने के लिए होता था। तो ये क्या किया, व्यू ना होकर यहाँ पे क्या हो गया है, उसको क्या हो गया है, यहाँ पे आपका रिएक्ट क्लाइंट हो गया। मतलब जो भी डेटा जो हो ना कंट्रोलर से पास होके कहाँ चला जाएगा, आपके इस रिएक्ट के पास में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ये ऐसे काम करता है। अब आते हैं हम सर्वर साइड पे। ठीक है, सर्वर साइड पे आपके पास में क्या क्या है, कनेक्टेड सर्विसेज है। ठीक है, डिपेंडेंसीज होता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज के अंदर में एनालाइजर्स होता है, फ्रेमवर्क्स होता है, पैकेज होता है, प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, ये है आपके पास में, देखिए उसके बाद फिर क्या होता है हमारे पास में, उसके बाद फिर हमारे पास में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कंट्रोलर्स होता है, ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चेंज लॉग डॉट एम डी होता है, और मेन जो आपका जो एंट्रेंस पॉइंट है, ठीक है, जो मेन फाइल जो है प्रोग्राम डॉट सी एस होता है। अब इसको क्या है ना, आज हम लोग क्या देखते हैं, सर्वर साइड का डिटेल में हम लोग चेक करेंगे क्या क्या होता है, क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, डिपेंडेंसी का क्या काम होता है, प्रोजेक्ट का क्या काम होता है, कंट्रोलर का क्या काम होता है, हम लोग क्या होगा सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए कनेक्टेड सर्विसेज क्या होता है ना, जैसे कनेक्टेड सर्विसेज के लिए क्या होता है कि देखिए अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, कनेक्टेड सर्विसेज है। ठीक है, डिपेंडेंसीज हैं, प्रॉपर्टीज है, कंट्रोलर्स है, ऐप सेटिंग, सारा डिटेल में लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले कनेक्टेड सर्विसेज का क्या काम होता है, कनेक्टेड सर्विसेज जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, कनेक्ट करना करता है, जैसे सर्विसेज होता है, जैसे एपीआईज हो गया, एजूर सर्विसेज हो गया, डब्ल्यूएफसी सर्विसेज हो गया। ये जब भी सर्विसेज हम लोग क्रिएट करेंगे ना, जब भी जो भी सर्विसेज यूज करेंगे, तो वो क्या कहाँ पे दिखेगा आपको, कनेक्टेड सर्विसेज के अंदर में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिपेंडेंसीज के अंदर में आ जाते हैं एनालाइजर, फ्रेमवर्क और पैकेज। ठीक है, ये सब का क्या काम होता है,
ठीक है। अब आता है डिपेंडेंसीज के अंदर में। डिपेंडेंसीज का क्या काम होता है, ये क्या होता है ना, ये क्या कंटेन करता है, लाइब्रेरी और पैकेज। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड जो जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज और जो पैकेज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डिपेंडेंसीज के अंदर में होता है। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग क्या देखे थे, एक एनालाइजर्स होता है। एनालाइजर का क्या काम होता है, ये टूल्स होता है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क देखे थे। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या करता है, ये जैसे फ्रेमवर्क का जो डिपेंडेंसीज होता है, जैसे डॉट नेट कोर हो गया, चाहे डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन होता है जो यहाँ यूज होता है, वो क्या किसके अंदर में आपको दिखेगा, फ्रेमवर्क्स के अंदर में दिखेगा। ठीक है, देखिए फ्रेमवर्क्स के अंदर में आके हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का ASP.NET कोर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट.NET कोर एप्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर में देखिए ये सब सारा जो है ना कंपोनेंट्स और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी डॉट नेट कोड के जितने भी एप्लीकेशन के अंदर जो जरूरत कंपोनेंट्स है ना, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर में भी वो भी चीज़ सारा चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क का क्या होता है, पैकेज का काम क्या होता है, पैकेज जो होता है, जो भी पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो सारा चीज़ जो है आपको क्या होगा यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे अब फिलहाल थोड़ा देर के लिए जो न्यूटन डॉट जेसन हो गया, ये सब फाइल जो है ना, ये सब पैकेज जो हम लोग न्यूगेट से जो डाउनलोड करते हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, पैकेज में क्या होता है कि आप एंटिटी फ्रेमवर्क अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं न्यूगेट पैकेज के थ्रू में तो वो भी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन डाउनलोड करते हैं तो वो भी क्या होगा, पैकेज के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले आते हैं किस पे, प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या करता है, हमारा प्रोजेक्ट क्या करता है, प्रोजेक्ट पे हम लोग आते हैं, ये सब ये जो होता है ना, ठीक है, जो भी आपका ये जो क्लाइंट साइड जो होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, रेफर करता है। ठीक है, आपके क्लाइंट साइड के सॉल्यूशंस के साथ में क्या करता है, वो रेफर करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि आपका सर्वर साइड जो भी होता है ना, सर्वर साइड जो है इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, क्लाइंट साइड के साथ में हो क्या काम क्या करता है, इंटरेक्शन करने के लिए मतलब सर्वर साइड और क्लाइंट साइड होता है, दोनों को क्या करता है कि इंटरलिंक करता है, मतलब एक इंटरेक्शन का एक मेथड देता है। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्ट का। उसके बाद फिर क्या, प्रॉपर्टीज आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर में क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसका होता है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होता है सारा चीज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर में होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स उसके अंदर में देखिएगा, हम लोग को अगर देखते हैं तो उसके अंदर में लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन होता है। देखिए यहाँ पे आए, प्रॉपर्टीज़ के अंदर में क्या है, ठीक है, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है। प्रॉपर्टीज़ का जो फोल्डर होता है किसके लिए होता है, ये हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो फाइल्स होता है उसके लिए होता है। ठीक है, उसके अंदर में जो लॉन्च सेटिंग जो होता है, ठीक है, ये जो होता है क्या करता है, ये आपका इन्वायरमेंट को इंक्लूड करता है, यूआरएल्स के डिबगिंग सेटिंग, मतलब जितने भी सेटिंग्स से जो रिलेटेड चीज़ होते हैं ना, वो क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन को हम लोग ओपन करते हैं, देखिए लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन का हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए इसके अंदर में क्या क्या रहता है, इसके अंदर में आपका रहता है ये स्कीमा रहेगा, प्रोफाइल्स के अंदर में HTTP रहता है, इसके अंदर में फिर क्या होता है HTTPS रहता है, उसके बाद IIS एक्सप्रेस रहता है। ठीक है, ये सब सारा जो है ना सेटिंग होता है। इसमें क्या दिखा रहा है ना कि ये जो होता है ना इंटेली स्मार्ट के लिए होता है, इंटेली सेंस के लिए होता है। ठीक है, ये स्कीमा जो है क्या करता है, आपका प्रोजेक्ट के अंदर में क्या करता है, वो इंटेली सेंस को दिखाता है। ठीक है, इसका डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करके आपको अभी हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, json.schema.org लॉन्च सेटिंग, ये क्या करता है, इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करने के लिए होता है। क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, इंटेलिजेंस के करवाता है। ठीक है, और वैलिडेट सपोर्ट्स इन आईडील, विजुअल स्टूडियो में क्या करता है, सपोर्ट्स को वैलिडेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या था, IIS सेटिंग। IIS सेटिंग क्या होता है, ये क्या करता है, सेटिंग्स का मतलब ये हमारे पास जो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो है, ठीक है, इसका क्या करता है, सेटिंग को कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या था इसके अंदर में, विंडो ऑथेंटिकेशन, ये फॉल्स है, क्या करता है कि आपका विंडो ऑथेंटिकेशन फॉर द एप्लीकेशन को डिसेबल करके रखाता है। ठीक है, ये जो एनोनिमस ऑथेंटिकेशन इक्वल टू ट्रू है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि किसी को भी क्या करता है, आपका एप्लीकेशन को अलाउ करता है। ठीक है, एनीवन कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद IIS एक्सप्रेस रहता है, ये क्या करता है, आपका ये URL होता है। ठीक है, ये होस्ट करने का काम होता है, मतलब ये जो आपका जो है ना लोकल होस्ट 24343, ये क्या होता है, एप्लीकेशन को इस URL पे क्या किया हुआ है, होस्ट किया हुआ है। ठीक है,
और SSI पोर्ट जो होता है ये क्या होता है, पोर्ट नंबर जो लास्ट में 44301 होता है इसके अंदर में ये क्या करता है, पोर्ट को डिफाइन करता है, SSL पोर्ट जो है इसको डिफाइन करता है। उसके बाद आते हैं HTTP और HTTPS के। इसमें क्या है, कमांड नेम है, प्रोजेक्ट नाम है, .NET रन मैसेज ट्रू है, लॉन्च ब्राउजर है। ठीक है, जब भी आपका ये क्या काम करता है कि जब भी प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो लॉन्च करने के साथ में क्या करेगा, ये स्वेगर को लॉन्च करता है। ठीक है, लॉन्चिंग URL स्वेगर को लॉन्च करता है। स्वेगर क्या काम करता है, आपको API को टेस्ट करने के लिए होता है। और ये जब स्वेगर जो लॉन्च होगा ये किस वाले URL पे लॉन्च होगा, लोकल होस्ट 5123 पे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्वेगर को लॉन्च करने के लिए ये होता है। देखिए जैसे भी हम लोग के पास ये यहाँ पे ये स्वेगर है, देखिए लोकल होस्ट क्या है 5173 है। ठीक है, और हमारे पास में एक ये भी है। ठीक है, ये हमारा पास देखिए लोकल होस्ट 7101 स्वेगर इंडेक्स, मतलब ये स्वेगर जो है ना ये लॉन्च होता है, इस सब का सेटिंग्स जो होता है ना आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको वही डिटेल यहाँ बताए हुए हैं। ठीक है, HTTP का क्या काम होता है, लॉन्चिंग द ऐप विदाउट HTTP। ठीक है, आपको ऐप को लॉन्च करने के में मदद करता है। ठीक है, ये HTTPS क्या करता है, ये लॉन्चिंग द ऐप विद HTTPS के साथ में करता है। ठीक है, IIS एक्सप्रेस क्या काम करता है, फिर डिबगिंग यूजिंग IIS एक्सप्रेस, डिबगिंग करने में हमारा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये सारा सारा डिटेल जो है ना आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, सबका क्या क्या मतलब होता है वो सारा चीज़ वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। जैसे अभी हम क्या बताएं, कमांड नेम में क्या था, ये प्रोजेक्ट दिया हुआ था ना, ये क्या करता है ये, ठीक है, स्पेसिफाई द कमांड टू रन द प्रोजेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोजेक्ट को डायरेक्टली रन करने में आपको मदद होता है, करता है। .NET रन मैसेज इक्वल टू ट्रू, ये क्या करता है, इनेबल द डिटेल रनिंग रन टाइम मैसेज इन द कंसोल ड्यूरिंग ऐप लॉन्च। जब भी आप ऐप लॉन्च होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, .NET का जो भी आपका कंसोल जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ट्रू करता है, इनेबल करता है। ठीक है, लॉन्च ब्राउज इक्वल टू ट्रू, क्या ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है ब्राउजर को। जब आप भी आपका क्या होगा, ऐप जब भी एप्लीकेशन को जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करता है, ये उसको ट्रू कर देगा। अगर आप उसको फॉल्स कर देंगे तो ये क्या करेगा, आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, लॉन्च URL मतलब स्वेगर को ऑन करता है। कौन सा उसका एप्लीकेशन URL कौन सा है, ये सारा चीज है। ये अभी हम लोग किसके पे देखे हैं, ये अभी हम लोग देखे HTTP पे देखे हैं। उसी तरह से HTTPS का भी आ जाते हैं। तो HTTPS के अंदर में देखिए, HTTPS में भी क्या है आपका कमांड नेम क्या है, प्रोजेक्ट है, .NET रन इक्वल टू ट्रू है, लॉन्च ब्राउजर ट्रू है, लॉन्च स्वेगर है, एप्लीकेशन का ये एड्रेस हो गया। ठीक है, ये देखिए स्वेगर को जो भी लॉन्च URL है और इसका एप्लीकेशन URL है, ये दोनों में से किसी भी पोर्ट पे चल सकता है। 7018 पे चलेगा या तो लोकल होस्ट 5123 पे चलेगा। ठीक है, उसी तरह से आइए IIS एक्सप्रेस पे आ जाइए। IIS एक्सप्रेस क्या करता है आपका, इसमें जो है ये क्या स्पेसिफाई दैट द ऐप विल रन यूजिंग IIS एक्सप्रेस। ठीक है, आपकी जब एप्लीकेशन रन होगा तो क्या किसका यूज करेगा, IIS एक्सप्रेस का यूज करेगा। ये क्या करेगा, लॉन्च ब्राउजर मतलब जैसे भी आपका एप्लीकेशन रन होता है तो उसको ब्राउजर को ट्रू कर देगा, URL को लॉन्च URL जो है इसका स्वेगर भी साथ साथ में रन करवाएगा ये। और ये क्या है, इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग अपना प्रॉपर्टी के अंदर में देखे हैं। ठीक है, कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है, कंट्रोलर क्या करता है, हमारा साथ में बैकएंड साइड का कोड लिखने के लिए मदद करता है। जैसे पहले हम जैसे अपना प्रोजेक्ट बनाया है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर में देखिए ये क्या किया है, API कंट्रोलर है। ठीक है, इसने क्या किया, API कंट्रोलर को लिया है, राउट मेथड को यहाँ डिफाइन किया है। उसके बाद क्या है, वेदर फॉरकास्ट, ठीक है, वेदर पोस्ट कार्ड का क्लास बनाकर उसके अंदर में डेटा को डिफाइन करवाया है। ठीक है, तो ये कंट्रोलर्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना क्या करते हैं, अपना कोडिंग इधर करते हैं, जैसे हम लोग MVC में जैसे करते थे बिल्कुल सेम एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, ये आ जाते हैं हम लोग किस पे, ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन पे। ठीक है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन पे ये क्या काम करता है आपका। ठीक है, ये कंट्रोलर तो पढ़ लिए हम लोग, कंट्रोलर का तो पता है हम लोग के पास में, ऐप सेटिंग डॉट जेसन। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल द फाइल फॉर स्टोरिंग द एप्लीकेशन सेटिंग्स। ये क्या करता है कि कॉन्फ़िगर द फाइल फॉर स्टोरिंग द एप्लीकेशन सेटिंग, एप्लीकेशन सेटिंग्स को स्टोर करके रखा रहता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशंस में जो भी चेंजिंग करते हैं उसको क्या करता है, उस एप्लीकेशन को, ठीक है, स्टोर सेटिंग को स्टोर करके रखा रहता है। ठीक है, अब आते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेस पे। ये कॉन्फ़िगर्स द फाइल यूज्ड इन ऑल द एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है फाइल को, ठीक है, जो कि सारे किसी भी एनवायरनमेंट में जो यूज होता है सारा का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रहता है ऐप सेटिंग्स के अंदर में। ठीक है, ऐप सेटिंग डॉट डिफॉल्ट डॉट जेसन ये क्या करता है, ये
यूज फॉर डेवलपमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओवरराइड द ऐप सेटिंग डॉट जेसन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद कॉमन यूज केस कब होता है, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग को करने के लिए, एपीआईज की इसको करने के, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक सेटिंग को क्या करता है यहाँ पे, ये क्या करता है वहां पे यूज करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्या है, चेंज लॉग डॉट एमडी, ये क्या करता है, ठीक है, जो भी ये लॉग को मेंटेन कर रखता है। चेंज लॉग डॉट एमडी क्या करता है, आपको मार्क डाउन द फाइल टिपिकली यूज टू डॉक्यूमेंट चेंज मेड टू द प्रोजेक्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट में जो भी आपका चेंजिंग होता है उसका एक क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन रखता है अपने पास में, मतलब एक जैसे लॉग जो सब लोग रखते हैं ना, वो ये चीज के लिए यूज करता है। देखिए, यूजफुल फॉर द ट्रैकिंग द अपडेट फिक्स बग्स एंड द फ्यूचर एडिशंस। उसके बाद देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस, ये क्या होता है हमारा, प्रोग्राम डॉट सी एस क्या होता है, ये एंट्री पॉइंट होता है एप्लीकेशन का। ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस पे अगर हम लोग खोल करते हैं तो ये एंट्री पॉइंट होता है। जब भी आप एप्लीकेशन रन करेंगे ना, तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये आपका प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो है रन होता है। ठीक है, ये सबसे क्या होता है, इसको एंट्री पॉइंट कहते हैं। ये मेन मेथड होता है विच कॉन्फ़िगर एंड स्टार्ट द ASP.NET कोड एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल इसके मेन मेथड होता है, और ये क्या होता है, कॉन्फ़िगर्स करता है और स्टार्ट द ASP.NET कोड एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में हमारा ये मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, किस पे आते हैं, उसके बाद देखिए सर्वर डॉट HTTP है। ये क्या करता है, ये आपका साथ में क्या करता है कि ये लाइकली अ फाइल फॉर टेस्टिंग HTTP रिक्वेस्ट, जैसे एपीआई एंड पॉइंट जो होता है उसके टेस्टिंग करने के लिए होता है। ठीक है, यूज्ड इन द टूल फॉर विजुअल स्टूडियो रेस्ट क्लाइंट फॉर टेस्टिंग द एपीआई राउट्स डायरेक्टली विद इन द एडीई के अंदर में क्या एपीआई को टेस्ट करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें आज हम लोग अपना सर्वर साइड के अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो भी आपका वर्क फ्लो जो होता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज जो है, आज हम लोग क्या किए हैं, सर्वर साइड का हम लोग देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, फिर हम लोग क्लाइंट साइड पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लाइंट साइड के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।